Hello, Namaste, Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing good and everything is okay. So let's start the part 3 of Let's Move On. शाम के टाइम डॉक्टर वन चिंग और जियांग चंग दोनों लैंडमेंशन में आए थे। आते ही जियांग चंग जो कि वांग जी के साथ वांग जी के कमरे में चला गया था ऊपर, क्योंकि दोनों लड़कों को कुछ डिस्कशन जो करना था, या फिर यूँ कह लो कि हमारे लान वांग जी को जियांग चंग से सजेशन लेना था, उसे बताना था विंग के और अपने बारे में। और हमारी डॉक्टर वन चिंग वो डाइनिंग में सोफे पे बैठकर विंग के साथ बातें कर रही थी। और आईवान जो कि बहुत ही एनर्जेटिक बच्चा था और साथ ही साथ बहुत ही इंटेलिजेंट था, और होगा क्यों नहीं, लान बोंगी का जीन जो था। आईवान पास ही के सोफे को पकड़कर वहाँ से खड़े होने की कोशिश करता है। जब वो थोड़ा खड़े हो जाता है, फिर वो उस सोफे को छोड़कर अपने आप अपने बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। विंग और वेंचिंग दोनों ही ये देखकर हंस रहे थे, और फे जो भी क्रोलिंग कर रहा था और विंग के गोदी में जाने के लिए छटपटा रहा था। वेंचिंग उसे लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फे अनजान लोगों के पास नहीं जाता। इस वजह से वो वेंचिंग के पास भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद खाना प्रिपेयर हो गया। सब विंग को और ऊपर वांग जी को बुलाने गए। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे खाना खाने के लिए। दोनों बच्चों को सरपंच संभाल रहे थे। वे ने कहा था कि वो बाद में खाना खा लेगा, लेकिन वांग जी और वेंचिंग दोनों ने ही वेंग को डांटा। उसके बाद वेंग दोनों के साथ खाना खाने के लिए तैयार हो गया। खाते टाइम जियांग चैंग और वेंचिंग दोनों ही नोटिस कर रहे थे कि वांग जी भी का कितना सादा ख्याल रख रहे हैं। कभी वो विंग के प्लेट में खाना सर्व करता तो कभी विंग को कहता कि ये खाओ, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वेंचिंग जो कि अपने मन में स्माइल कर रही थी, और जियांग चैंग जो कि दोनों को देखकर मजा ले रहे थे, क्योंकि उसका ये फ्रेंड लान पोंगजी जिसके साथ जियांग चैंग बचपन से रहा है, लेकिन उसने लान वोंगजी को किसी के लिए इतना केयर करते आज तक नहीं देखा। लान वोंगजी ने तो आज तक अपने फैमिली के लिए भी कोई केयर नहीं दिखाया, जो बात जियांग चैंग को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। डिनर हो जाने के बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बैठ के एक मूवी देखेंगे। सोफे के एक साइड वांग जी के पास विंग के पास वेंचिंग, और वेंचिंग के पास यांग चैंग बैठा हुआ था। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग एक फनी मूवी देखेंगे। सभी लोग मूवी देख रहे थे और मूवी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वांग जी जिसका नज़र तो सिर्फ विंग पर था, ना कि टीवी के स्क्रीन की तरह। मूवी बहुत ही ज़्यादा फनी था। विंग दिल खुल के हंस रहा था। शायद इन 10 महीनों में वांग जी ने विंग को पहली बार इतनी दिल खुल के हंसना देखा था, वरना इससे पहले विंग अपना ही जोन में रहता था। कभी कभी वो खुश होता और स्माइल करता, लेकिन वो इतना गहरा नहीं था। वांग जी जो कि एक टक लगाए विंग को ही देखे जा रहा था। विंग के हर एक्सप्रेशन को, कैसे वो सैड हो रहा है, कैसे वो हंस रहा है, कैसे वो एंजॉय कर रहा है, उसका आंखें कैसे साइन कर रहा है, उसका लिप्स कैसे मूव कर रहा है, वांग जी सब कुछ नोटिस कर रहा था। वांग जी विंग को देखने में इतना बिजी हो गया था कि उसने देखा ही नहीं कि कब मूवी खत्म हो गया, और तीनों लोग उसी की तरह ही देख रहे थे। जब जियांग चैन ने कहा, हे बड़ी, क्या हुआ, कहाँ खोया है तू, हाँ, कौन सी दुनिया में है, ये कह के उसके आंखों के सामने चुटकियां बजाया। तब वांग जी अपना होश में आया। विंग जो कि शर्मा गया था और वहाँ से उठ गया था। बच्चे तब तक सो चुके थे। बच्चे अपने कमरे में थे। विंग दोनों को सुला दिया था और बीच बीच में अपना फ़ोन निकालकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था कि कहीं कोई बच्चा जगा तो नहीं है। फाइनली वेंचिंग और जियांग चैंग का जाने का टाइम हो गया। वाकजी ने कहा, रू जाना आज के दिन। जियांग चैंग ने कहा, अरे नहीं, वेंचिंग को कल सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना है, और मुझे भी तो सुबह सुबह ऑफिस जाना है। विंग भी दोनों को गुड बाय कहने आया था। वेंचिंग ने विंग को देखा और कहा, विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, क्या तुम थोड़ा सा साइड में चलोगे। विंग हाँ में सिर हिला देता है और वेंचिंग के साथ साइड में चला जाता है। वांग जी जो कि क्यूरियस हो रहा था कि आखिर वेंचिंग विंग को क्या बताने वाला है। वेंचिंग और विंग दोनों ही थोड़ा सा साइड में आ गए थे। विंग कहता है, क्या हुआ डॉक्टर,
फेंकिंग कहता है, विंग तुमने कुछ सोचा है क्या? किस बारे में? तुम्हारे और लान वांगजी के बारे में? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? विंग, मैंने उसकी आंखों में देखा है कि वो तुम्हें कितना पसंद करता है और तुम्हें देखकर भी लगता है कि तुम भी उसे पसंद करते हो। तो फिर तुम दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? तुम दोनों मिलकर एक फ्यूचर बना सकते हो। तुम्हारे दोनों बच्चे भी तो है। वांगजी फे को कितना ज़्यादा फर्क करता है, बिल्कुल अपने बच्चे जैसा रखते हैं। और तुम भी तो आयुन को प्यार करते हो ना, तो फिर एक साथ एक फैमिली होने में क्या प्रॉब्लम है? विंग विंचिंग की तरह देखता है और कहता है, आप जानते हैं ना मेरा पास, विंग अगर पास तुम्हारा है तो लान वांगजी का भी है। क्या तुमने उसे अपने फास्ट के बारे में बता दिया? विंग हाँ में सिर हिलाता है। वेंजिंग फिर से पूछता है, क्या उसने तुम्हें अपने फास्ट के बारे में बताया? विंग नाम में सिर हिलाता है और कहता है, मैंने कभी पूछा ही नहीं। डॉक्टर वेंजिंग फिंग के हाथों को पकड़ती है और कहती है, विंग लान वांगजी भले ही ऊपर से बहुत ही कोल्ड एरोगेंट दिखे, लेकिन तुम जानते हो वो अंदर से कितना ज़्यादा अच्छा है। आई होप कि मुझे तुम्हें इतने दिनों में ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं। फिंग नाम में सिर हिलाता है। फेंजिंग फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करती है, तुम्हें पता है जियांग चैंग और विंग बचपन से ही एक साथ पढ़ते आए हैं। मैं तो हाई स्कूल में जाकर उन लोगों से मिली। भले ही वांगजी मुझसे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करता, मेरा उससे उतना ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन मुझे जियांग चैंग सब बताता था। तुम्हें पता है उसने भी बचपन से बहुत कुछ सहा है। वो भी बिल्कुल तुम्हारे ही तरह प्यार का भूखा है। तुम दोनों को ही प्यार में धोखा मिला विंग, लेकिन तुम दोनों मिलकर अपने इस प्यार को पूरा कर सकते हो। विंग जो कि वेंजिंग की बातों को सुनकर थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था, वो वेंजिंग को पूछता है, प्यार में धोखा मिला? इसका मतलब मिस्टर लैन भी किसी से प्यार करते थे? ये तो तुम्हें तुम्हारे मिस्टर लैन ही बता सकते हैं विंग। आई होप कि तुम्हें उससे सब कुछ पूछना चाहिए। देखो विंग, तुम दोनों ने ही बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम दोनों मिलकर तुम्हारे दोनों बच्चों को प्यार दे सकते हो। तुम दोनों भी तो ये नहीं चाहते होंगे ना कि तुम दोनों के बच्चे बिल्कुल तुम दोनों की तरह बचपन जिए। विंग नामी सिर हिला देता है। वेंचिंग लास्ट पल के लिए विंग से गले मिलती है और कहती है, देखो मैंने फेका और आईवान का दोनों का डिलीवरी किया है। उन दोनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा अटैच है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वांगजी तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा पार्टनर साबित होगा। तुमसे एक मौका तो देख के दो। विंग कहता है कि मैंने उसे बस थोड़ा सा टाइम मांगा है। उसने मुझे आज सुबह सब कुछ बता दिया था। उसने तुम्हें प्रपोज किया था। विंग हमें सिर हिलाता है। इसका मतलब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम ज़्यादा टाइम मत लो विंग। आई नो कि तुम अपने पास्ट से डर रहे हो कि कहीं ये भी तुम्हारे पास्ट की तरह ना निकले, लेकिन विंग तुम मुझ पर तो भरोसा कर सकते हो ना। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बार वांगजी पर भरोसा करके देखो। विंग हाँ मैं अपना सीट ला देता है। वेंचिंग अब विंग के साथ वहाँ से निकल जाती है और उन दोनों के पास चले आते हैं। जियांग चैंग पूछता है, क्या हो गया है तुम दोनों की बातें? वेंचिंग हमें सिर हिलाती है और वांगजी की तरह देखता है और कहता है, मिस्टर लैन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप विंग का और ए का अच्छे से ख्याल रखेंगे। वांगजी कहता है, ये मेरा ड्यूटी है। जियांग चैंग वांगजी को एक आंख मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के चले जाने के बाद वांगजी और विंग ऊपर चले आते हैं। विंग जाकर अपने हाथ मुंह धोता है और फिर फ्रेश होकर अपने बच्चों के पास लेट जाता है। वांगजी अपने कमरे में था। विंग ने आंखें बंद किया ही था कि उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है और उसके कमर पर अपने हाथ रखे हुए है। विंग को समझने में देर नहीं लगा कि ये कौन हो सकता है। वांगजी जो कि विंग को पीछे से ही हक कर लिया था। विंग कहता, मिस्टर लैन आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बस अपने फैमिली के साथ रहा हूँ। अब प्लीज़ अपने कमरे में जाइए ना। यहाँ विंग मैंने कहा ना मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, लेकिन पापा मेरे ऊपर। विंग ऐसे भी पहले हमने सब कुछ कर लिया और अब मैं तुम्हें हक करूँ, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम है? विंग कुछ नहीं कहता, उसका गाल पूरा लाल हो गया था। विंग तो बस वांगजी को इसलिए कह रहा था क्योंकि अचानक से वांगजी के विंग के ऊपर ऐसे हाथ देने से विंग के ऊपर
विंग को एक अजीब सा सेंसेशन महसूस हो रहा था। वांगजी जानबूझकर विंग के और भी ज्यादा करीब आ जाता है और विंग के नेक में अपने फेस को छुपा लेता है। वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें धीरे धीरे विंग के नेक पर छोड़ रहा था, जिससे कि विंग की सेंसेशन और भी ज्यादा तेज हो रहा था। विंग उस सेंसेशन में मेल्ट होता जा रहा था। पता नहीं कब विंग धीरे धीरे वांगजी की तरफ मुड़ा और उसके लिप्स से अपना लिप्स ढक दिया। वांगजी जो कि विंग के सडन सेंस अप्रोच से थोड़ा सा शॉक हो गया था, लेकिन अगले ही पल वो भी अपने स्माइल छुपाते हुए विंग को किस बैक करने लगा। दोनों के बीच हीट जनरेट हो रहा था। दोनों की ऐसी हरकत से थोड़ा थोड़ा सा आवाज भी निकल रहा था। देखते ही देखते विंग ने वांगजी के शर्ट के अंदर और वांगजी ने विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथों को गड़ा दिया। दोनों ही एक दूसरे के स्किन को फील कर रहे थे, पिंच कर रहे थे, तो कभी वहाँ हाथ फिरा रहे थे। तभी विंग को याद आता है कि वहाँ तो बच्चे हैं और वो ये क्या कर रहा है। वो वांगजी को अपने आप से धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसे और भी ज्यादा जकड़ लेता है और उससे अपनी किस को और भी ज्यादा टिप कर देता है। विंग ने 2 बार वांगजी को अपने आप से दूर करने की कोशिश किया, लेकिन वांगजी ने हार नहीं माना। तीसरी बार विंग ने भी हार मान लिया और वांगजी के साथ वांगजी के लिप्स को उसके माउथ के अंदर अपने टंग से फील करने लगा। दोनों के ही लिप्स एक दूसरे के माउथ के अंदर चल रहे थे। दोनों एक दूसरे के माउथ का टेस्ट ले रहे थे। विंग जो कि इस केस को तोड़ते हुए अपने थोड़ा सा हर्ष लेकिन एक सिडाक्टिव वॉइस में वांगजी से कहता है, बच्चे। वांगजी कहता है, मेरे कमरे में चले। विंग हाँ में सिर हिला देता है और दोनों फिर वांगजी के कमरे में चले आते हैं। उस कमरे में चले आते ही दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल जानवर जैसे लिपट खड़े थे। दोनों ने पता नहीं कितने महीनों से, कितने दिनों से, कितने साल से एक दूसरे को रोके हुए थे। लेकिन उस दिन वांगजी जब ड्रंक होकर विंग के साथ अपना नाइट को स्पेंड किया, तब दोनों के ही बीच का अरमान फिर से जा चुके थे। और वैसे भी वांगजी तो पहले से ही विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था और विंग को भी पता नहीं वांगजी क्यों अच्छा लगने लगा था। विंग भी वांगजी के टच को पूरा एंजॉय कर रहा था, इसीलिए दोनों के बीच फिजिकल नीड और भी ज़्यादा बढ़ गया था। दोनों ही एक दूसरे के बाहों में थे, एक दूसरे के आगोश में थे और एक दूसरे को प्लेजर बिल करवा रहे थे। आज तो वांगजी अपना पूरा होश में था। वो पूरी तरह से विंग के बॉडी को फील करता है, उस पर शक करता है, बाइट करता है, पिंच करता है। जब विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो वांगजी को पूरी तरह से चाहता था। वांगजी विंग के पास जाकर विंग के फेस को देखने लगता है। वांगजी जो कि नीचे से अपना हाथ भी चला रहा था और ऊपर उसके नजरें पूरे विंग के फेस पर था। वो विंग के फेस के हर एक एक्सप्रेशन को बहुत गौर से देख रहा था। कैसे उसकी टच से विंग का फेस बहुत ही सिडक्टिव हो जा रहा है, कैसे विंग जोर जोर से हाँफ रहा है, कैसे कभी कभी विंग के मुंह से एक छोटा सा मीठा सा आवाज निकल रहा है जो कि वांगजी के कानों में पूरे मेलोडी की तरह बज रहा है। और कैसे विंग प्लेजर में अपने सिर को कभी कभी पिलो पे बनाया जा रहा था तो कभी इधर उधर घुमा रहा था। वांगजी विंग के एक्सप्रेशन को देखते अचानक से अपने हाथों को रोक देता है। विंग जो कि वांगजी के टच ना पाकर तुरंत अपने आंखों को खोल लिया था। वो वांगजी की तरह देखता है और क्वेश्चन लुक से पूछता है, क्या हुआ। वांगजी फिर भी कुछ नहीं कहता और विंग को बहुत से दिख रहा था। विंग कहता है, मिस्टर लैन। वांगजी तुरंत विंग के लिप्स को पकड़ लेता है, उसे एक बहुत हॉट और पैशनेट किस करता है और फिर उसके लिप्स को सब करते हुए कहते हैं, मिस्टर लैन नहीं, लंजा, लंजा कह के बुलाओ मुझे। विंग जो कि कहता है, क्या हुआ लंजा। वांगजी कहता है, पहले तुम मुझे जवाब दो। विंग कहता है, किस बात का जवाब, क्या हुआ, प्लीज जल्दी करो ना। विंग जो कि प्रेशर में डूबा जा रहा था और जिसे और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वांगजी चुपचाप विंग के ऊपर विंग को देखे जा रहा था। उसका बॉडी विंग के बॉडी से भी टच नहीं कर रहा था, जिस वजह से विंग इरिटेट हो रहा था।
वांगची कहता है मुझे जवाब चाहिए। फिंग कहता है किस बात का जवाब? वांगची कहता है वही आई लव यू, मुझे कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वांग फिंग जो कि अपना फेस दूसरी तरह कर लेता है। वांगची कहता है तो फिर ठीक है, गुड नाइट। ये कह के वो फिंग के पास ही में आकर लेट गया। फिंग जो कि अब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, वो फिंग के खुद इनिशिएट लेता है और वांगची के ऊपर उठ जाता है। वो वांगची के बेली में जाकर बैठ जाता है और वांगची के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है हाउ डेयर यू लान वांगची, हाउ डेयर यू, तुम मुझे ऐसे हालात में छोड़ रहे हो? हाँ। वांगची कहता है सीधी सी बात है फिंग, मैंने कहा कि मुझे जवाब दो। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो फिर हम दोनों का रिश्ता तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तुम मेरे बच्चे का नैनी हो और वैसे मैं अपने बच्चों को नैनी को इस तरह से तो टच नहीं कर सकता ना। फिंग जो कि फिर से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और कह रहा था गॉड सेक लान वांगची प्लीज, वैसे भी हमने पहले भी किया ना। पहले तो मैं ड्रंक था, लेकिन इस बार मैं उस इंसान को कैसे हाथ लगा सकता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मेरे बच्चे का नैनी समझता है, जबकि मैं उसे अपना पार्टनर समझ के, अपने हिस्सा समझ के प्यार करना चाहता हूँ। पहले तुम बोलो, क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो या फिर ऐसा करो कि तुम यहीं पर लेट जाओ, मैं बच्चों के रूम पे चला जाता हूँ। विंग जो कि बहुत ही प्यारली वांगची को चाहता था, वो खुद को अब और नहीं रोक पाता। वो तुरंत वांगची के लिप्स को अपने लिप्स से जोड़ लेता है और फिर वांगची को धीरे धीरे किस करने लगता है। वांगची भी विंग की ऐसी हरकतों को एंजॉय कर रहा था। वांगची विंग को करने देता है, विंग जो करता है, लेकिन वांगची वो रिटर्न कुछ नहीं करता। वो तो बस देखना चाहता था कि विंग खुद इनिशिएट लेकर क्या क्या करता है। कुछ देर बाद विंग वांगची के लिप को साफ करना छोड़ता है और फिर उसके लिप्स पे एक छोटा सा पैक करके कहता है आई लव यू लानू वांगची, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लज्जा। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे का नैनी नहीं, तुम्हारे पार्टनर भी बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अलाउ करोगे? वांगची जो कि विंग के रिप्लाई को सुन के तुरंत विंग को पलट देता है और अपने नीचे कर लेता है। विंग वांगची के ऐसे सडन एक्शन से शॉक तो हो गया था, लेकिन अगले ही पल वो खुश हो के फिर से वांगची को अपने और भी करीब कर लेता है। वांगची अब एक पल नहीं लगाता और फिर आई लव यू, आई फॉर यू, आई नीड यू विंग, ये कह के वांगची तुरंत विंग के कपड़ों से, बॉडी से उसके कपड़ों को अलग कर देता है। वांगची खुद भी अपने बॉडी से अपने कपड़ों को अलग कर देता है और फिर विंग को और भी क्रेजी से टच करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से क्रेजी होकर समा गए थे। दोनों ही एक दूसरे को पूरा सपोर्ट दे रहे थे और एक दूसरे को पूरा एंजॉय कर रहे थे। वांगची विंग के टच से इतना एडिक्टेड फील कर रहा था कि वो विंग को और भी ज़्यादा और भी डीपली चाहता था, और ऊपर से विंग वो तो वांगची को सिड्यूस करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। दोनों के बीच का आज सारे पर्दे गिर चुके थे। आज विंग वांगची के बच्चे का नैनी नहीं, वांगची के पार्टनर था, और वांगची सिर्फ और सिर्फ आईवान का फादर या फिर विंग के बॉस नहीं, बल्कि विंग के पार्टनर थे, जो कि विंग को बेहद प्यार करता था और जिसके साथ विंग आज अपने सारी हदों को पार कर देना चाहता था। उस रात वांगची विंग के साथ 8 से 10 बार इंटीमेट हुआ। उन दोनों ने कमरे का ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा जिससे कि वो दोनों इंटीमेट ना हुए। फिर विंग जब बहुत ही ज़्यादा थक गया, वो वहीं पे वांगची को हक करके सो गया था। वांगची उठता है, एक बार बच्चों के रूम पे जाता है, आईवान और फे को अच्छे से सुलाता है, चादर लेटा देता है और फिर अपने कमरे में वापस चले आते हैं। इस दौरान वांगची भी काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसीलिए वो भी विंग को हक करके सो जाता है। सुबह को जब खिड़की से सूरज की रोशनी दोनों के फेस पर पड़ रहे थे, तब दोनों की आंखें खुली। वांगची जो कि विंग को देख रहा था, विंग जो कि खुद भी वांगची को देखे जा रहा था, लेकिन आज विंग को शर्म नहीं आ रहा था, ना ही वांगची को। वांगची तुरंत विंग के फेस पर एक किस कर देता है और फिर उसे कस के पकड़ लेता है। विंग कहता है मुझे जाना है बच्चे। वांगची कहता है मैंने अभी चेक किया, बच्चे अभी सो रहे हैं। अजीब बात है,
बच्चा तो इतने देर कभी नहीं सोता। तुम शायद भूल रहे हो विंग, वो मेरे बच्चे हैं। आज हमारे बच्चे भी समझ गए कि हमें एक दूसरे का साथ का ज़रूरत है, इसीलिए तो अभी तक नहीं उठे मेरे बच्चे। विंग जो कि वांगची के बातों से मुस्कुरा रहा था। अच्छा ठीक है, चलो शावर ले लो। विंग उठकर वांगची के बाथरूम में चला जाता है। विंग के पीछे पीछे वांगची भी चला जाता है। विंग ने अभी तक कुछ नहीं पहना था। उसने बस एक वही बेड पड़े हुए एक शर्ट को अपने लोअर पार्ट में रैप करके वॉशरूम चला गया था, लेकिन वांगची तो उसी हालत पे चला गया था। उसने तो एक विंग वांगची को इस हालत में देखकर पूरा शर्मा गया था। विंग कहता है तुम इस हालत में यहाँ कैसे? वांगची कहता है अरे शर्माओ मत बेबी, वैसे भी पूरा रात हमने वो सब किया और अब जाके तुम शर्मा रहे हो, क्या ये सही है? ये कहते कहते ही वांगची ने पूरा विंग के पास जाके विंग को पीछे से हक कर लिया था। विंग फील कर रहा था कि वांगची के लोअर पार्ट फिर से विंग वांगची की तरह सरप्राइजली देखता है। कहता है ये जब फिर से। वांगची कहता है प्लीज बेबी। विंग कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी मुझे इतना दर्द है, मैं इसे और नहीं सह सकता। वैसे मेरा लोअर पार्ट बिल्कुल क्लियर ही हो गया है और तुम फिर से जाओ यहाँ से, निकलो। लेकिन वांगची विंग को नहीं छोड़ता। वो विंग को फिर से पकड़ता है और विंग के नेक में स्लोपी किस करने लगता है। वांगची के किस से विंग फिर से मेल हो जाता है और फिर दोनों वही बाथरूम पर और भी कुछ राउंड ले लेते हैं। अब विंग के पास तो इतना भी ताकत नहीं बचा कि वो खुद से आए और फिर लेट जाए। वांगची विंग को कैरी करते हुए लेकर अपने बेड में सुला देता है। वॉशरूम जाने से पहले वांगची ने अपने बेडशीट को चेंज कर दिया था। वांगची विंग को अपने ड्रॉर से एक मेडिसिन निकालता है और फिर विंग को देखकर कहता है ये पेन किलर है, इसे ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। विंग वांगची की तरफ गुस्से से देख रहा और कहता है सच में तुम कितने ज़्यादा बेस्ट हो। तभी विंग को कुछ याद आता है और वो अपनी आंखों को बड़े बड़े कर लेता है और चीज से देखकर पूछता है क्या हुआ तुम्हें? विंग पूछता है हाँ हमने कुछ प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया। वांगची कैजुअली कहता है लेकिन क्या हुआ? ये किया तो वैसे भी। तभी विंग उसे डांटते हुए कहता है यू इडियट स्टूपिड इंसान, मैं न प्रेग्नेंट हो सकता है। वांगची जो कि खुद भी शॉक हो रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि वो जान रहा है कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। वांगची को तो पहले से ही पता था कि विंग एक स्पेशल इंसान है, जो कि स्पेशल मेल है जो कि पार्ट दे सकता है। लेकिन फिलहाल इस बार अगर विंग प्रेग्नेंट हो गया तो वांगची को इस बात का भी कोई डर नहीं था कि विंग प्रेग्नेंट हो गया तो क्या हुआ। ना ही तो विंग को इस बात का डर था। दोनों बस इसी टेंशन में थे कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आईवान और फे को कौन संभालेगा। वैसे भी दोनों बच्चे अभी सिर्फ 10 महीने का है और दोनों के पीछे विंग और वांगची का पूरा दिन निकल जाता है। अगर विंग फिर से प्रेग्नेंट हो गया तो फिर उन दोनों बच्चों का कौन देखभाल करेगा। वांगची विंग से कहता है रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। विंग जो कि पैनिक कर रहा था, वांगची विंग से फिर से हक करता है और कहता है इट्स ओके रिलैक्स, कोई बात नहीं, अगर होता भी है तो हमारा होगा। विंग कहता है लेकिन वो बच्चे वो अभी छोटे हैं। वांगची कहता है रिलैक्स, कोई बात नहीं, अगर हुआ भी तो पहले ही हो जाएगा, क्योंकि ये कोई हमारी पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले भी किया है, तुम्हें याद है? और उस दिन भी तो हमने प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल किया था, अगर होना है तो उस दिन भी हो जाएगा। और वैसे भी तुम जो हो, जिस हालत में हो, मुझे तुम पूरा का पूरा कबूल हो, तुम्हें बच्चे की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनका पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा, मैं घर पर आऊँगा और उन दोनों की टेक केयर करूँगा। वांगची के बातों से विंग शॉक तो हो गया था, लेकिन अगले ही पल उसके फेस पे स्माइल आ चुका था, क्योंकि उसका वो एक्स हस्बैंड जिसने विंग की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनते विंग को डिवोर्स दे दिया, विंग के ऊपर इतना टॉर्चर किया, यहाँ तक कि विंग को सिटी छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि उसने तो विंग को और उसके बच्चे को मारने की भी बात की थी। पर यहाँ वांगची जो कि बेबी अभी तक आया भी नहीं है और अभी से उसी का जिक्र कर रहा है। विंग की आंखें भर आया था। वांगची विंग के दोनों आंखों पर किस करते हैं और कहता है देखो बच्चे उठ गए हैं।
मैं जाकर दोनों को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी जाकर दोनों बच्चों को विंग के पास ले आता है और साथ ही साथ दोनों के कुछ खिलौने को भी विंग के पास लेकर आ दिया था। दोनों बच्चे वहाँ खेल रहे थे। वांग जी को आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना था, इसीलिए वांग जी रेडी हो रहा था। विंग कहता है तुम जा रहे हो क्या? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। विंग हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी विंग के फोrehead पर किस करते हैं, अपने दोनों बेबीज को के सिर पर किस करते हैं और फिर विंग से कहता है बाय बाय, मैं एक सर्वेंट को यहाँ भेज देता हूँ। ये कहकर वांग जी वहाँ से निकल गया। वांग जी के निकलने के बाद विंग अपने दोनों बच्चों को देख रहा था। जिंदगी में शायद ऐसा पहली बार है कि विंग अपने आप को इतना लकी, इतना खुश और इतने प्यार से महसूस कर रहा है। विंग को ऐसा लग रहा है कि उसके सिर के ऊपर किसी का तो हाथ है। अगर विंग को कुछ हो भी जाए तो वो चैन से शांति से रह पाएगा, क्योंकि उसे ये यकीन होगा कि वांग जी उसकी बच्ची का पूरा ख्याल रख रहा है। पहले तो विंग इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा डरता था कि काश ऊपर वाला ना करे कि विंग को कभी कुछ हो जाए तो फिर उसका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन अब से विंग को ऐसा कोई भी डर नहीं था, क्योंकि फे के पास उसका डैड, उसका वांग जी था। सीन शिफ्ट होकर कुछ घंटे बाद पर एक ऑयल हाउस में जाता है, जहाँ एक अंधेरे कमरे में एक इंसान के आंखों पर काली पट्टी बांधकर इसके हाथ पैर को एक चेयर से बांधा जाया था। वो इंसान छटपटा रहा था, कौन है, मुझे छोड़ो, यहाँ मुझे क्यों लाए हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, कौन है, हेल्प 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 प्लीज। लेकिन वहाँ उसकी बातों को सुनने के लिए कोई नहीं था। शायद था भी, लेकिन जो कोई भी था सिर्फ और सिर्फ उसको देखकर उसके ऊपर हंस रहा था और उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये कितना कमीना इंसान है, इसने एक मासूम इंसान के साथ ऐसा किया, बॉस इसे नहीं छोड़ेंगे। दूसरे इंसान कहते हैं अरे बॉस अभी आते ही होंगे, चुप रहे। वो इंसान छटपटा रहा था कि तभी दरवाजे से एक इंसान की एंट्री होता है, जो बिल्कुल डार्क ऑरा कैरी करे हुए था। जब उस चेयर से बंधे हुए इंसान को महसूस होता है कि कमरे में किसी ने एंट्री किया है, तब वो फिर से छटपटाने लगता है और बार बार हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। को कौन हो, प्लीज प्लीज हेल्प, मेरा हेल्प करो प्लीज, मुझे यहीं से बचाओ। जो इंसान अभी उस दरवाजे से एंट्री किया था, उस इंसान ने एक इंसान को इशारा किया और फिर देखते ही देखते उस इंसान ने उस चेयर से बंधे हुए इंसान की आंखों से पट्टी कर दिया। उसने आंखें खोलकर देखा, अरे तुम यहाँ, तुम विंग के हस्बैंड? हाँ, वो विंग का हस्बैंड थुपलाल वांग जी। तुम मुझे क्यों लेकर आए हो? खोलो मुझे ये बास्टर्ड, खोलो यहाँ से, मुझे जाने दो। वांग जी इसकी तरफ देखता है, एक्सप्लेन करता है और कहता है जाने दो तुम्हें यहाँ से? तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने देने के लिए यहाँ पे नहीं लेकर आया बेबी। वांग जी उसके कान के पास जाता है और फिर कहता है तुमने बहुत टॉर्चर किया ना उसके साथ तुमने बहुत हालत किया, लेकिन फूफी तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से विंग मुझे मिल पाया है। फिर हाँ, तुमने विंग के साथ जो किया उसे तो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तुम्हें उसका एक एक करके हिसाब चुकता करना होगा। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? हाँ, एक बार मुझे ऐसे खोल के देखो, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। तुम मेरा जीना हराम करेगी? हाँ, तुम मुझे जानते ही कितने हो। जिस पल मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था, उसी पल मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। वांग जी जो कि अपना दांत पीस रहा था और उस इंसान की तरह देख रहा था, ना चाहते हुए भी उस इंसान के पूरे बॉडी पर घुसपम्प ला रहे थे, क्योंकि विंग का और वांग जी का ऑरा था ही इतना कोल्ड पर डार्क कि ना चाहते हुए भी कोई इंसान डर जाए। विंग का एक्स हस्बैंड ली स्वर्ण वांग जी की तरह देखता है और कहता है विंग सिर्फ मेरा है, मैंने उसे पहले प्यार किया था, उसके कोख में मेरा बच्चा था, मैं उसे फिर से हासिल कर लूँगा। वो मुझे इतना प्यार करता है कि वो मेरे पास लौटा चलेगा है। अभी तो वो मुझसे डर रहा है। अगर एक बार वो मुझे देख ले, मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए ना,
वो मेरे पास चला आएगा, मैं तुमसे छीन लूंगा, वो सिर्फ मेरा है। वांग जी उसके टाई को पकड़ता है, उसे कहता है, खबरदार, आपने इस हिंदी माउथ से एक बार भी विंग का नाम लिया ना, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, खाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हाँ, भले ही वो पहले तुम्हारा था, उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा था, पर क्या तुम्हें पता है वो बच्चा अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा बच्चा है। वो मुझे अपनी डैड समझती है, समझे? तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, ना ही कभी पता होगा। कौन बताएगा उसे? हाँ, विंग, मैं, हम दोनों तो कभी नहीं बताने वाले। मैं बताऊंगा, वो मेरा बच्चा है, मैं उसे बताऊंगा। तुम बताओगे उसे? तुम बताने के लायक रहोगे तब ना तुम उसे बताओगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ तुम्हारे आंखें उतारने के लिए? ली सुआन अभी भी छटपटा रहा था अपने आप को छुड़ाने के लिए। वो वांग जी की तरफ देखता है, कहता, छोड़ो मुझे बस्टर्ड। वांग जी फिर से उसके माउथ को जकड़ लेता है। वो उसकी चिन को अपने हाथों से इतना ज़्यादा दबाता है कि ली सुआन के फेस में दर्द हो गया था। फिर सुआन अपने आप को छुड़ाने की छटपटा रहा था। वांग जी से कहता है, खबरदार जो मुझसे बस्टर्ड कहा। वैसे भी तुम किस चीज़ से मेरा लेवल गिन रहे हो? हाँ, बस्टर्ड तुम हो। तुमने मेरी विंग को इतनी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई। तुम्हें क्या लगता है मैं उससे के लिए तुम्हें पनिश नहीं करूँगा? हाँ, अब से विंग मेरा है। तुम उसे जो खुशियाँ नहीं दे पाए ना, मैं उसे कई गुना खुशियाँ दूंगा। उसके कदमों में मैं अपना पूरा जहान ला के रख दूंगा, समझे? मैं विंग को इतना ज़्यादा प्यार दूंगा कि वो तुम्हारे बारे में सोचना तो दूर, तुम्हारे नाम तक भूल जाएगा, समझे? वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ली सुआन के फेस को देखकर, वो ली सुआन के मुंह पर ही थूक देता है। ली सुआन अपने आप को संभाल रहा था कि तभी उसे अपने फेस पर गीला महसूस हुआ। उसे इतना ज़्यादा, ली सुआन को इतना ज़्यादा गंदा महसूस हुआ कि उसने वांग जी को तुरंत कहा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तो तुम्हें ऊपर लान वांग जी, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। और विंग वो सिर्फ मेरा है, वो मेरा हस्बैंड था, समझे? वांग जी उसकी चेन को फिर से पकड़ता है और उसे कहता है, तुम्हारा हस्बैंड था? तुम उसे पालोगे? तब तुम्हारा पैर कहाँ गया था? हाँ, जब तुम उसे तकलीफ पहुंचाए थे, तुम उसके सामने किसी और लड़की के साथ थे। तुम्हें नहीं पता वो कितना तड़पा है। वो आज भी तुम्हारे दिए हुए उस ट्रॉमा में भुगता है, समझे? आज भी उसे तुम्हारे दिए हुए वो ट्रॉमा याद आते हैं। लेकिन 7 दिन नहीं, मैं उसे सब भुला दूंगा अपने प्यार से। वो तुम्हारे लक था, समझे? लेकिन कहता है ना, कुत्ते की पेट में घी हजम नहीं होता। तुम वही कुत्ते हो जिसने विंग जैसे इंसान को उसकी अहमियत को ना समझकर उसे छोड़ दिया तड़पने के लिए। तुमने विंग के बच्चे को मारने की कोशिश किया था ना। विंग प्रेग्नेंट था, इसीलिए तुमने उसे जलील किया था, इस पर टॉर्चर किया था, उसे छोड़ दिया था। मैं तुम्हें एक एक करके सारा हिसाब गिनवाऊंगा। विंग को जितना तकलीफ मिला था ना, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा। इतना पेन दूंगा तुम्हें, इतना तकलीफ दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ली सुआन, और विंग ली सुआन से दूर हट गया था और स्नीक कर रहा था। ली सुआन जो कि छटपटा रहा था और बार बार कह रहा था, मैं यहाँ से छीन लूंगा तुमसे, इसे छीन लूंगा, वो बस मेरा है। ली सुआन के बातों को सुनकर वांग जी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वांग जी अपने हाथों पर ली सुआन पर उठा देता है। वांग जी ने ली सुआन के गाल पर इतने जोर से एक थप्पड़ मार दिया था कि ली सुआन वहीं पर बेहोश हो गया था। वांग जी अपने स्लीव्स को ऊपर करते हुए कहता है, हाँ, तुम जैसे एक मच्छर को अगर मैं अपने एक थप्पड़ से बेहोश नहीं कर पाया तो इतने सालों तक जिम करने का, बॉडी बनाने का क्या फायदा? अब तुम देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। वो अपने बॉडी गार्ड्स पे सारा पड़ता है, उन्हें कहता है, तुम लोगों को पता है ना, इसे मेरे लैब में लेकर आओ, और हाँ, इस दौरान वो जगना नहीं चाहिए। अगर वो जग जाए और भागने की कोशिश करे तो याद रखना, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से उसे लेकर आओ। ये कह के वांग जी वहाँ से चला गया था। देखते देखते वैसे ही दिन गुजर रहा था। विंग और वांग जी जो कि एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, वो अपने बच्चों को अपने सामने बड़ा होता हुआ देखता है। वांग जी
आईवान के बाद फे भी चलना सीखा था। आईवान कैसे पहली बार अपने कदम को बढ़ाया था, कैसे पहली बार चला था। आईवान और फे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। आईवान धीरे धीरे एक एक करके सारे लफ्ज बोलने लगा था। भले ही उसका शब्द समझ में नहीं आता था, लेकिन वो ज्यादातर बहुत ही क्लियरली बोल पाता था। उस दिन वांग जी ऑफिस में था। विंग बच्चों के साथ बैकयार्ड में खेल रहा था। विंग आईवान से थोड़ा दूर था। विंग फे का डायपर चेंज कर रहा था। उसका डायपर चेंज के हो ही गया था कि अचानक से विंग ने देखा कि आईवान एक कदम बढ़ाते हुए तकरीबन 6-7 कदम लेके विंग के गोदी में आ गया। वो आके तुरंत विंग को हक कर लिया था। ये सब कुछ इतना सडन हुआ था कि विंग पूरा चौंक गया था। उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला था। विंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आईवान ने पहली कदम रखा। विंग अश्योर करने के लिए आईवान से थोड़ा सा दूर खड़ा कर देता है और कहता है, बेटा आ जाओ, मम्मी के गोदी में आओ, मम्मी के पास आओ। आईवान जो कि खिलखिला रहा था और एक एक कदम बढ़ाते हुए विंग के पास आ रहा था। आईवान जितने विंग के पास आ रहा था, विंग उतने ही ज्यादा एक एक कदम पीछे लिया जा रहा था। तकरीबन कुछ दूर चलने के बाद आईवान वही गिर गया। विंग ने फिर से उठाया और फिर से उसे चलाने की कोशिश किया। विंग इस दिन इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो तुरंत वांग जी को कॉल लगा देता है। वांग जी पूछता है, क्या हुआ स्वीटहार्ट? हाँ आईवान, तो यकीन नहीं होगा लंजा, आईवान ने अपने पहले कदम रखा तो वक्त तुम्हें पता है वो मेरे साथ कितने टाइम तक चला। वो खुद चलने लगा था। और वांग जी जो कि खुद भी आईवान के इस बातों को सुनकर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो तभी के तभी घर वापस आ गया था। वांग जी के आने के बाद विंग फिर से आईवान को कहता है, बेटा मम्मी के पास चल के आ जाओ, पापा के पास चल के आ जाओ। विंग और वांग जी दोनों पास ही में बैठे हुए थे और आईवान को थोड़ी सामने खड़ा कर दिया था। आईवान चलते चलते दोनों को आकर हक कर लेता है। फिर जो कि अभी क्रॉलिंग ही कर रही थी, वो थोड़ा सा खड़े होना सीख गई थी, लेकिन उसे कदम बढ़ाना अभी तक नहीं आता था। उसे जब कोई सपोर्ट देता था वो तभी चल पाती थी। वांग जी ने बहुत कोशिश किया था फे और आईवान को चलाने की, लेकिन विंग ने कहा था कि ये सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ बायोलॉजिकल है। अगर उन दोनों को के बॉडी जब चलने के लिए तैयार हो जाएगा तब दोनों अपने आप ही चलने लगेंगे। और आज वांग जी का सपना सच हो रहा था। वो अपने बेटे को चलते हुए देख रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि सभी मिलकर पहाड़ घूमने के लिए गए थे। अक्सर वांग जी विंग को और अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाया करता था। वो बस यही प्रे करता था कि कब को आईवान को और फे को चलते हुए बात करते हुए देखेगा। विंग पूरा दिन अपने बच्चों का ध्यान रखता। वांग जी अपने ऑफिस में बिताता और जब शाम को जल्दी से बाहर आता था, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता था। बच्चे सो जाने के बाद विंग और वांग जी अपने काम में लग जाते थे। दोनों ही वांग जी के कमरे में जाते और फिर अपना हॉट सेशन के बाद दोनों ही आके आईवान और फे के साथ लेट जाते थे। वैसे ही वक्त बीत रहा था। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। दोनों बच्चे थोड़ा चलने लगे थे, थोड़ा बोलने लगे थे। यहाँ तक कि दोनों बच्चे का नखरे ही अलग था। उन्हें खाने में अलग नखरा, सोने में अलग नखरा। अब तो उन दोनों का सोने का पैटर्न भी चेंज हो गया था। जहाँ विंग बचपन से दोनों को हैबिट बना दिया था कि वो शाम को ही सो जाए और फिर सुबह को उठे, वही अब दोनों बच्चे काफ़ी रात तक जागते थे। विंग और वांग जी को एक साथ बिताने के लिए टाइम कम मिल जाता था। कभी कभी तो दोनों को टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि रात 12 बजे के बाद दोनों सोते थे। विंग और वांग जी थोड़ा सा भी वहाँ से हिले तो फिर दोनों रोने लगते थे उठकर, जिस बात से वांग जी को बहुत ज़्यादा जलासी होता था, क्योंकि उनके बच्चों के लिए उसे विंग के साथ बिताने के लिए वक्त ही कम पड़ जाता था। लेकिन फिर भी वांग जी खुश था, क्योंकि ये उनका बच्चों का सवाल था। आज हॉलीडे था और कंपनी में ज़्यादा काम भी नहीं था, इसीलिए वांग जी ने डिसाइड किया था कि वो बच्चों को लेकर घूमने जाएगा। विंग और वांग जी बच्चों को लेकर पार्क में घूमने जाते हैं। फिर और आईवान के साथ वो लोग बहुत ज़्यादा राइड करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बाहर खा के फिर शाम को वापस आते हैं।
आईवान और फे इस दौरान इतना ज़्यादा थक गया था, ऊपर से पूरे दिन में उन दोनों को सोने का टाइम ही नहीं मिला था, इसीलिए दोनों आते आते ही सो गए थे। वांग जी और विंग आईवान और फे को उन दोनों के कमरे में ले जाकर सुला देता है और फिर सीसीटीवी फुटेज को ऑन कर देता है। सीसीटीवी के एक्सेस विंग पर वांग जी दोनों के ही फोन में था। फिर जिसका नींद अभी तक पूरी तरह से नहीं लगा था, विंग थपकियां देकर फे को सुला रहा था। जब फे पूरी तरह से सो गया, वांग जी जो कि विंग के पास ही में सोया हुआ था, विंग से कहता है विंग वांग जी की तरह देखता है। वांग जी तुरंत विंग को अपने बाहों में भर लेता है। आई वांट यू बेबी, ये कह के वो विंग को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग तुरंत उसके हाथों पर मार देता है। ये क्या कर रहे हो? हाँ, सेमलेस इंसान, हमारे बच्चे हैं इधर। बच्चे हैं तो क्या हुआ, वो लोग नहीं समझेंगे। तुम बस मुझ पर ध्यान दो, वो लोग सो गए हैं। वैसे भी इन दोनों शैतानों के वजह से हमें मौका ही नहीं मिलता। विंग वांग जी को कहता है, चुप करो तुम। वांग जी विंग के शर्ट में अपना हाथ डालता है और कहता है, प्लीज प्लीज विंग, आई नीड यू, जरा इधर देखो। ये कह के वांग जी ने तुरंत विंग के हाथों को अपने लोअर पार्ट पर रख दिया था। विंग की आंखें बड़े बड़े हो गए थे क्योंकि एक सेकंड में वांग जी बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया था। विंग को अब समझ आता है कि वांग जी आज रुकने वाला नहीं है। विंग वांग जी से कहता है, अच्छा ठीक है, कमरे में चलो। विंग अब वांग जी के कमरे में ज्यादातर रहता था। जब बच्चों के साथ रहना होता था तब वो बच्चों के रूम में शिफ्ट हो जाता था। वांग जी तो बेड से उठ गया था, लेकिन जब विंग उठने गया था तब आईवान जोर जोर से रोने लगा था। आईवान अभी 11 महीने का ही था, उसका अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। विंग आईवान को थपकियां देने के सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आईवान नहीं सोता, वो रो रहा था। अगर वो ऐसे ही रोता रहता तो फे भी उठ जाता उसकी आवाज़ से। वैसे भी आज का दिन दोनों का नींद बहुत ही ज़्यादा हल्का हो चुका था, थोड़ा सा आवाज़ होते ही दोनों जाग जाते थे। विंग तुरंत अपने शर्ट को ऊपर करता है और फिर आईवान को अपने ब्रेस्ट में लगाकर ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है। इस दौरान विंग का पीठ फे की तरह था और विंग वांग जी की तरह ही घूमकर आईवान को फीड करा रहा था। वांग जी जिसके आंखें बड़े बड़े हो चुका था क्योंकि कुछ दिन से उसने विंग को प्रॉपर तरीके से नोटिस ही नहीं किया था, उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता था। और अब जब वो विंग को देख रहा था, विंग का चेस्ट बहुत ही ज़्यादा फुला हुआ और अट्रैक्टिव दिख रहा था। ऊपर से आईवान विंग के चेस्ट को पैसे सक कर रहा था। वांग जी को गुस्सा पा रहा था। वांग जी एक गुल्फ करता है, उसके आराम सा बल बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। वांग जी बहुत ही गहरी निगाहों से विंग की तरह देख रहा था। विंग जिसे अपने ऊपर एक बहुत ही गंदी नजर फील होता है, वो विंग वांग जी की तरह देखता है। वांग जी शांत हो गया था, लेकिन अगले ही पल फिर से वो विंग की तरह देखने लगा। विंग जी से शर्म आ रहा था क्योंकि एक को आईवान उसे फीड कर रहा था और ऊपर से वांग जी उसके ऐसे घूर रहा था मानो कि वो उसे आंखों से ही खा रहा है। वांग जी विंग से कहता, बाहर निकलो यहाँ से। विंग वांग जी से कहता है, बाहर निकलो यहाँ से, लेकिन वांग जी बाहर निकलना तो दूर, वो धीरे धीरे विंग की तरह चला जाता है। वो जाके वही बेड के नीचे बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। जहाँ आईवान विंग के एक ब्रेस्ट को सक कर रहा था और दूसरे को अपने हाथों से लेकर खेल रहा था। वांग जी इससे पहले बहुत ही टाइम विंग के साथ स्पेंड किया है, लेकिन उसने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। और ऐसे नज़ारा एक तो वांग जी को जेलस फील करवा रहा था, ऊपर से वांग जी को पूरी तरीके से सिड्यूस कर रहा था। वांग जी अपना होश और आवाज़ खो रहा था। वांग जी का मुंह से अब तो लाल टपकने लगा था। विंग जी से इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था कि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे इस टाइम में मौका मिले तो वो कहीं जाके छुप जाए और वांग जी के सामने कभी ना आए। लेकिन विंग को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, ये इंसान कितना सेमलेस है, अपने बच्चे से भी चलता है। विंग जो कि आईवान को ब्रेस्ट फीड करवा चुका था और आईवान अब शांति से सो गया था। वांग जी विंग से कहता, विंग जिसका आंखें पर लगभग लगने ही वाला था कि उससे वांग जी के ऐसे आवाज सुनकर फिर से अपने आंखों को खोल लिया। वांग जी बिल्कुल नहीं रुकने वाला था। विंग कहता है, ठीक है, और फिर वो वहाँ से चुपचाप उठता है।
उसने बहुत ही ध्यान से उठने की कोशिश की ताकि आईवन या फिर फे दोनों में से कोई भी ना जागे। विंग वहाँ से चुपचाप उठता है और फिर वांगची के साथ मिलकर वांगची के कमरे में चला जाता है, इससे पहले कि वांगची उस कमरे से बाहर निकल पाता। विंग उस कमरे से बाहर निकला ही था कि वांगची ने तुरंत विंग को अपने गोदी में उठा लिया। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांगची कहता है, चुपचाप मुझे करने दो ना। और फिर वांगची विंग को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। आज तो वांगची ने विंग को इतना परेशान किया था कि विंग खुद भी अब थक गया था और ऊपर से विंग का ब्रेस्ट पूरा सा सूज गया था क्योंकि वांगची ने पूरा अटैक वांगची के चेस्ट में किया था। विंग को अपने कमरे में सुला कर लेकर जाने के बाद वांगची पूरा आईवन की तरह हरकतें कर रहा था, जैसे कि आईवन विंग के ड्रेस फिट कर रहा था और फिर उसके दूसरे चेस्ट में अपना हाथ फिरा रहा था। वांगची भी उसी फीलिंग्स को लेना चाहता था। विंग को इतना ज़्यादा शर्म आता था, लेकिन अब क्या फ़ायदा, वांगची कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वांगची ने पूरा रात विंग को परेशान किया और फिर दोनों अपने सेशन के बाद वही बच्चों के कमरे में आकर सो गए थे। सुबह उठकर विंग फिर से अपने तीनों बेबी को बाय कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। दोपहर हो चुका था। विंग अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रहा था कि तभी अचानक से डोरबेल बजता है। एक सर्पेंट डोर जाकर ओपन करता है। उसमें से एक इंसान अंदर चला आता है। विंग जो कि बाहर बच्चों को लेकर खेल रहा था, उसकी नजरें उस इंसान पर गया। वो इंसान दिखने में बिल्कुल वांगची का डिट्टो कॉपी लग रहा था, लेकिन इसके फेस में स्माइल था। विंग पूछता है, आप कौन? वो इंसान कहता है, मैं। तो वांगची ने तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताया? विंग कहता है, मैं ही, आप कौन? वो इंसान कहता है, अच्छा कि तुम हो वो। विंग को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो इंसान विंग को गौर से नोटिस करता है और फिर कहता है, वैसे तुम दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। हमें नहीं पता था कि मेरे भाई का इंटरेस्ट किस लड़कों में है, ना कि लड़कियों में। विंग पूछता है, आपके भाई? हाँ वांगची, मेरा भाई है। क्या उसने तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताया? विंग नाम में सिरहिला देता है, क्योंकि ना ही तो उसने कभी वांगची को पूछा था और ना ही वांगची ने कभी बताया था। वो इंसान काफ़ी देर तक विंग को घूरता है और फिर कहता है, तो फिर ठीक है, तुम नैनी हो या फिर जो कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने भाई की खुशी की फिक्र है। अगर तुम उसे खुश रखते हो तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग हाँ करके उस इंसान को देख रहा था जो कि अपने आप को लैन सिचन बता रहा था और वांगची का बड़ा भाई बता रहा था। वो काफ़ी देर तक विंग के साथ बातें करता है, विंग से काफ़ी बातें कहता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। शाम के टाइम जब वांगची घर आया था, विंग बहुत ही बदला बदला सा दिख रहा था और विंग किसी बात को लेकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। वांगची विंग से बार बार पूछता है, लेकिन विंग वांगची से कुछ नहीं कहता। वो उस बात को पूरा छुपाता है कि उस वांगची के बड़ा भाई लैन सिचन विंग से मिलने के लिए आया था। रात के टाइम विंग और वांगची एक साथ थे और अपने नाइट एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इस दौरान विंग काफ़ी खोया हुआ सा दिख रहा था। वांगची जो कि विंग से बार बार पूछ रहा था, लेकिन विंग को जवाब नहीं दे रहा था। जब दोनों अपने एक्टिविटी ख़त्म करके एक दूसरे के बाहों में सिमटे हुए थे, तब विंग वांगची के बालों के साथ खेलता है और कहता है, लंजा, क्या मैं तुम्हें एक बात पूछ सकता हूँ? विंग वांगची की आंखों में देखता है। वांगची काफ़ी ज़्यादा नर्वस और क्यूरियस दिख रहा था। वांगची को समझ में नहीं आता कि विंग आखिर टेंशन किस बात का ले रहा है। विंग के एक्स हस्बैंड को लेकर? नहीं, उसके बारे में तो ये बात नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी वांगची के पास है और वांगची उसे जहाँ पे छोड़ के आया है वो वहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि वांगची खुद न चाहे। तो फिर विंग किस बात को लेकर टेंशन में है? क्या वो फिर से प्रेग्नेंट है? वांगची विंग को देखता और कहता है, क्या मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ? विंग वांगची के सिर पे हाथ मार देता है और कहता है, सेमलेस कह के चुप करो। हर वक्त तुम्हें ये सब बातें क्यों खींचता है? हाँ, वांगची कहता है,
तुम मुझे अभी डरा रहे हो फिंग। अगर ये बात नहीं है तो फिर कौन सी बात है? आज पूरा दिन तुम खोए खोए लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? क्या तुम किसी बात को लेकर टेंशन में हो? विंग वांग से अब डायरेक्ट पूछ रहता है। तुम्हारे पास्ट, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया, लेकिन तुमने अभी भी तुम्हारे पास्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। आई मीन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास्ट कैसा था, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आयवन की मम्मा कहाँ है? वो उसे ऐसे छोड़कर क्यों चली गई? और अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ और कभी वो अगर तुम पर हाथ जताए तो? वंग जी फिंग को अपने बाहों में भरता है, उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है, चिल, फिक्र मत करो विन, तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में कोई भी नहीं आ सकता। विन कहता है, तो फिर तुम्हारी फैमिली? तुमने मुझे बताया नहीं लज्जाओ कि तुम्हारी फैमिली भी है? विन वंग जी अब हैरानी से विंग को अपने दर से थोड़ा सा दूर कर विंग की तरह देखने लगा था। मेरी फैमिली? इसके बारे में तुम्हें किसने बताया? विंग जो कि नर्वस हो रहा था और सोच रहा था कि क्या वो लंजा को बता दे कि लैंड सिचन आया था, लेकिन वांग जी के काफी पूछने पर विंग उसे बता देता है, आज तुम्हारा भाई आया था लैंड सिचन। वांग जी अब विंग से पूछता है, क्या कहा था उसने? हाँ, उसने क्या कहा था बताओ मुझे। वांग जी थोड़ा सा गुस्से में दिख रहा था। विंग कहता है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो लज्जा? अगर वो यहाँ आया था तो तुम मुझे बताए क्यों नहीं? यहाँ लंजा, तुम ऐसे ऐसे मुझसे बात क्यों कर रहे हो? वांग जी को तभी एहसास होता है कि वो विंग से ऐसे बात नहीं कर सकता। विंग जो कि पहले से ही ट्रोमा में है, वांग जी हाल ही में तो उसका ट्रस्ट जीता है। अगर वांग जी दोबारा से ऐसा बिहेव करेगा तो विंग वांग जी के ऊपर भी भरोसा खो देगा। वांग जी विंग की आंखों में देखता है और पूछता है, सॉरी विंग, लेकिन क्या तुम मुझे डिटेल्स में बताओगे कि वो क्या क्या है, उसने क्या कहा था? विंग जो कि उस बात को याद करने लगता है जब लैंड सिचन उससे कह रहा था कि मेरे भाई का टेस्ट ऐसे बुरा नहीं है, तुम दिखने में काफ़ी सुंदर तो हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब विंग ने पूछा था कि मतलब क्या है आपका? और लंजा ने तो कभी नहीं कहा था कि उसका कोई फैमिली है। सिचन जो कि विंग की तरह देख रहा था और कह रहा था, अच्छा लंजा, तो फिर उसने तुम्हें लंजा कहने के लिए दिया है, मतलब कि तुम उसकी लाइफ में काफ़ी अहमियत रखते हो। लेकिन क्या तुमने कभी उसे पूछा है उसकी एक्स वाइफ, उसके बच्चे की माँ के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में? उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया ना? बताएगा भी कैसे? वैसे अगर वो आए तो उसे कह देना वो जाकर एक बार मदर से मिल ले। विंग जो कि वांग जी को ये सब बता रहा था, वांग जी अपने हाथ सिर में हाथ देकर कहता है, oh God, जिसका डर था वही हुआ। विंग वांग जी की तरफ हैरान भरी आंखों से देखता है। वांग जी विंग की क्यूरियोसिटी को समझते हुए उसे कहता है, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें कहीं पर लेके जाऊंगा, अभी के लिए तुम्हें बहुत रेस्ट की ज़रूरत है, सो जाओ। अगर बच्चे उठ गए तो हमें रेस्ट करने के लिए भी नहीं मिलेगा। विंग जो कि अपने दिल में हजारों क्वेश्चन लिए हुए, हजारों क्यूरियोसिटी लिए हुए वही सो गया था। वांग जी भी काफी देर तक विंग को देखता है, अपने मन में कुछ सोच रहा था और फिर वही सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर वांग जी ऑफिस के लिए निकल रहा था। विंग वांग जी से पूछना चाहता था कि उसने कल बताया नहीं, लेकिन वांग जी पूरी उस बात को इग्नोर कर देता है। सबके टाइम जब वांग जी घर वापस आता है, उसने आने से पहले ही फिंग को कह दिया था कि आज रेडी होके रहना, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा, और हाँ बच्चों को भी रेडी रखना। वांग जी ने बस इतना ही कहा था, इससे ज़्यादा वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा था। वांग जी अपने फ़ोन को रखता है, उसे पॉकेट में भरता है, पर फिर कुछ सोचता है। कुछ सोचने के बाद वो ड्राइवर से कहता है, गाड़ी निकालो, और फिर गाड़ी में बैठकर उसके ही कंपनी के पीछे जो फैक्ट्री बना हुआ था उसमें चला आता है। वांग जी का कंपनी लैल कॉर्पोरेशन एक फार्मा कंपनी था, जहाँ पर मेडिसिन की प्रिपेयर किया जाता था। उस मेडिसिन को टेस्टिंग किया जाता था, लेवल किया जाता था, पैकेजिंग किया जाता था और फिर मार्केटिंग के लिए भेजा जाता था। वांग जी के लैंड फार्मा कंपनी के पीछे ही एक बड़ी सी फैक्ट्री में
मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था। वहाँ एक रिसर्च लैब भी था ताकि उस मेडिसिन को तैयार करने के बाद उसको क्लिनिकल ट्रायल किया जा सके। कुछ ही मिनट बाद वांग जी अपने लैब में चला आता है। वांग जी पासवर्ड डालता है, लैब खुल जाता है। वांग जी अंदर जा रहा था। वहाँ का मैनेजर खुद वांग जी को अंदर लेके जा रहा था। जितने भी सारे एम्प्लॉय थे सभी लोग वांग जी को सैल्यूट कर रहे थे और वांग जी को ग्रीटिंग दे रहे थे। वांग जी सबके तरफ देखता है, सिर हिलाता है और फिर चला जाता है अपनी मेन जगह पर, जहाँ एक बड़ी सी टेबल पर एक इंसान लेटा हुआ था। विंग वहाँ जाके एक डॉक्टर से पूछता है कि क्या वे तैयार है, इसके ऊपर टेस्टिंग किया गया है। डॉक्टर कहता है हाँ मिस्टर लत, इसके ऊपर हमने 2 बार ट्रायल लिया है, बस एक और बारी है, इसके बाद ये पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है और फिर उस इंसान की तरफ चला आता है जो कि एक बेड पर लेटा हुआ था। वो इंसान के देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में जान ही नहीं है। उस इंसान के फेस को, उसके बॉडी को देखकर ही ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो इंसान इतना ज़्यादा पेन में है कि वो अपने आप को मूव करने की ताकत भी नहीं जुटा पा रहा है। उसका पूरा बॉडी पेल हो गया था। उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि दर्द में छटपटाते छटपटाते वो अब इस दर्द को सहने की हिम्मत जुटा लिया है। वांग जी उसके पास जाता है, उसके फेस को अच्छे से देखता है और फिर कहता है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है लिसुआन? वांग जी के वॉइस बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन था। लिसुआन एक बार वांग जी की तरह देखता है और अपनी टूटी फूटी वॉइस में कहता है, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ तो तुम मुझ पर ही क्या कर रहे हो? मुझे इतने दर्द होता है, मैं अपना बॉडी को भी फील नहीं कर पाता, प्लीज ऐसा मत करो। वांग जी उस पर देखता है और कहता है, मत करो? क्यों बेबी, मैंने कहा था ना, तुमने उसे जो पेन दिया है उसी वही पेन मैं तुम्हें लौटाऊंगा, लेकिन दुगना करके। मुझे पता है कि तुम्हें शायद ये समझ भी नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ना? लिसुआन बस वांग जी की तरफ अपने ब्लैंक आंखों से देखे जा रहा था। धन वांग जी लिसुआन को कहता है, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, मेरा फार्मा कंपनी है और हमें यहाँ मेडिसिन तैयार करनी पड़ती है, उस मेडिसिन को टेस्टिंग करना पड़ता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, और फिर हम एक ऐसा मेडिसिन बना रहे थे जो कि एक मेल को भी प्रेग्नेंट कर सके, एक मेल पर भी ला सके। पता है तुम्हें, हमारे मेडिसिन तो प्रिपेयर हो गया था, लेकिन हमें टेस्टिंग के लिए एक बकरा चाहिए था। और तुम्हें पता है, तुम मुझे सही समय पर मिले। एक तो मैं तुम्हें वो पेन महसूस कराना चाहता था जो पेन तुमने विंग को दिया था। मैं तुम्हें वो पेन महसूस कराना चाहता था कि प्रेग्नेंट होने पर एक लड़के को कैसा लगता है। तो है पता है, इस मेडिसिन को हमने अच्छे काम के लिए तैयार किया था। इस मेडिसिन को बनाने का मकसद ही यही था कि जो गे कपल है, जिनमें दोनों ही लड़के होते हैं, जिनमें बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं होता, कैपेसिटी नहीं होता, हम बस उनके लिए सोच रहे थे। हम बस उन्हें ये मेडिसिन देकर एक होम प्रोवाइड करना चाहते थे ताकि वो कपल खुशी खुशी रह पाए। लेकिन तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें देखा, मैं बस यही चाहता था कि तुम भी उसी दर्द को फील करो जो विंग ने किया था। वो जब प्रेग्नेंट था तब तुमने उसे जलील करके छोड़ दिया था। अब तुम्हारे अंदर एक ऊँग है। फिक्र मत करो बेबी, 2 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस एक और ट्रायल सेशन, उसके बाद तुम्हारी ऊँग पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा और फिर तुम भी विंग की तरह बन जाओगे। मज़ा आएगा ना? ये कह के वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। लिसुआन जिसे अपने ऊपर ही ना रहा था, उसे अब महसूस हो रहा था कि उसने कितना गलत किया था विंग के साथ। लिसुआन जो कि दर्द में कराह रहा था, छटपटा रहा था, वो अपने ब्लीडिंग आईज से वांग जी को देख रहा था। वो अपने टूटी फूटी वॉइस में कहता है, प्लीज आई एम सॉरी, मुझे छोड़ दो, ये पेन अब सहन नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी किसी ने बुलडोजर चढ़ा दिया है पूरी बॉडी के ऊपर। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। आई एम सॉरी, मैं वहीं से माफी मांग लूंगा, मैं उसे खुश रखूंगा, प्लीज।
ये तकलीफ, ये दर्द और सहन नहीं होता, प्लीज। वांग जी जो कि अब तक तो शांत था, लेकिन जब लिसुआन ने कहा कि वो अब से विंग का ध्यान रखेगा, उसे हैप्पी रखेगा, वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने हाथों को से तुरंत लिसुआन के चिन को दबाया और कहा, तुम उसे खुश रखोगे, तुम उसे हैप्पी रखोगे, हाँ? कितने बार मैंने तुम्हें कहा कि उसे भूल जाओ, उसके बारे में सोचना भी तुम अलाउ नहीं हो, समझे? वो सिर्फ मेरा है, तुम्हें वो मौका कभी मैं दूंगा ही नहीं कि तुम उसे खुश रखो, समझा? तुम वही दर्द फील करो जो वो विंग ने किया था। तुमने उसे सिर्फ फिजिकली मेंटली भी तोड़ दिया था, और अब तुम यहाँ से रोगे। जब तक तुम यहाँ से बाहर निकालोगे, तुम्हें अपने आप पर घिन आ जाएगा, तुम अपने आप से नफरत करोगे, जैसे कि तुमने विंग को उसके खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। ये कह के वांग जी उसके फेस को झटक देता है और वहाँ से निकल जाता है। वो बाहर जाकर इस डॉक्टर से कहता है, याद रखना, खबरदार जो किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश की, उस बस्टर्ड को वहीं पर पड़े रहने दो, उसे पेन में चटपटाने दो। वो डॉक्टर हाँ में सिर हिला देता है और लान वांग जी वहाँ से निकल जाता है। लिसुआन जो कि वही बेड पर पड़कर छटपटा रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल गया था। उसे आज समझ आया था कि उसने विंग के साथ क्या किया था। जो दर्द, जो तकलीफ उसने विंग को दिया था, आज वो खुद भी उसी दर्द, उसी तकलीफ में है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, उसने विंग के साथ ऐसा क्यों किया था। लोग कहते हैं ना, ऊपर वाले की घर में देर है लेकिन अंधेरा नहीं। ऊपर वाले की लाठी जब एक बार बोलता है तो किसी को भी बख्श नहीं देता। आज लिसुआन भी वही हालत में था। कभी जो जुल्म उसने विंग पर किया था, आज वो जुल्म वो खुद महसूस कर रहा था, उसके खुद के ऊपर हो रहा था। उसने विंग को फिजिकली टॉर्चर किया था, मेंटली टॉर्चर किया था, और जब उसने सुना कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, उसके अंदर आ जाएगा, उसे अपने आप पर घिन आ रहा था। उसके सामने विंग का वही चेहरा बस गया था जो कि विंग ने प्रेगनेंसी के टाइम कहा था कि मुझे अपने आप पर घिन आ रहा है, मैं जीना नहीं चाहता, मैं इस बच्चे को मार दूंगा। और लिसुआन को विंग का हर एक दर्द का एहसास हो रहा था, क्योंकि वो खुद भी उसी दर्द से जूझ रहा था, या फिर शायद उससे कई गुना ज्यादा। विंग के पास लान वांग जी था जो कि विंग को संभाल लिया था, लेकिन लिसुआन उसके पास कोई नहीं था। ऊपर से लान वांग जी भी था लिसुआन के पूरी तरह से तबाह करने के लिए। लिसुआन जो कि वही बेड पर पड़े हुए अपने किस्मत पर हंस रहा था और अपने किए पर रिग्रेट कर रहा था। वांग जी लैब से निकलने के बाद अपने ड्राइवर को ऑर्डर करता है, सीधा घर चलो। ड्राइवर वांग जी के बातों पे हाँ सर जवाब देता है और फिर सीधा गाड़ी को लन मेंशन की तरफ घुमाता है। वांग जी जब मेंशन के अंदर जा रहा था, उसने देखा कि विंग अच्छे से रेडी तैयार हो गया है। उसके साथ साथ उसने आईवान और फे को भी तैयार कर दिया है। विंग अभी फे और आईवान के साथ खेल रहा था। आईवान जो कि थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा था और विंग उसे सहारा दे रहा था, और फे वहीं पर खड़े होके विंग के बाल को पकड़ रही थी। वांग जी को ये सीन इतना पसंद आया, उसने तुरंत अपने फ़ोन निकाला, पीछे से एक फ़ोटो खींच लिया अपने फैमिली का और फिर फ़ोन को अपने पॉकेट में डाल दिया। विंग जब वांग जी को देखता है, विंग बोलता है आ गए तो। वांग जी वहीं से कहता है चलो हमें निकलना है। लेकिन बच्चे वो वहीं पे रहेंगे। लेकिन तुमने तो कहा था कि बच्चों को भी रेडी रखना। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब बच्चे नहीं जाएंगे। मैंने बटलर को कह दिया है, वो हमारे दोनों बच्चे का ख्याल रखेंगे। चलो हमें निकलना है। विंग वांग जी के साथ कार में बैठा था। कार धीरे धीरे चल रहा था। विंग बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी पता नहीं आज कुछ टेंस दिख रहा था। विंग फाइनली पूछ ही लेता है वांग जी से कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हो। वांग जी थोड़ी देर सामने अपने कार को रोकता है, विंग की तरफ मुड़ता है, विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो विंग के हाथों पर अपना उंगली फहरा रहा था। विंग के आंखों में देखकर कहता है, विंग देखो ये मेरे फैमिली मेम्बर्स है, लेकिन तुम्हें पता है ये मेरी
स्टेप मदर है, और है कौन जो उधर गया था उस दिन? वो मेरा स्टेप ब्रदर है। तुम्हें पता है कि मैं आईवन को क्यों नहीं लेकर आया? मैं बस बचपन से इन लोगों का एक जरिया था। मैंने बचपन से वही किया जो वो लोग चाहते थे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उन लोगों के नाम कर दिया। लेकिन तुम्हें पता है, जब मैं बड़ा होकर बिजनेस संभालने लगा, उन्होंने मेरी शादी किसी और जगह तय कर दी, मुझे बिना पूछे ही। मुझे इस शादी को करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सबके फोर्स करने पर मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मैं सबका खुशी चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरा गलत फैसला था। मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए था, ना कि किसी और के बारे में। विन जो कि वांगची की तरह देख रहा था, वांगची के बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। वांगची विन के हाथों को अपने गालों में सहलाता है और कहता है, तुम्हें पता है, उन्होंने एक अनजान लड़की से मेरी शादी फिक्स करवा दिया। मैंने भी चुपचाप शादी को कर लिया। शादी के बाद मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो लड़की एक मॉडल थी, लेकिन उसे तो मेरी ज़रूरत था। मैं उसे पति पत्नी वाला हक दे नहीं पा रहा था। एक दिन मेरी स्टेप मदर, उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैंने उनकी बातों को समझ लिया। मुझे गिल्टी फील हुआ कि मुझे अपने वाइफ को कम से कम वो हक तो देना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। मैं एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उसे धीरे धीरे अटैच होने लगा। देखते ही देखते मेरे फैमिली मेम्बर्स बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे थे हमें। उन्हें बस एक बच्चा चाहिए था, और आईवन की माँ वो बच्चा नहीं चाहती थी। उसे अपने फिगर का फिक्र था। उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, उसे अभी मॉडलिंग में और भी ज़्यादा ऊंचाई पे जाना था। तो मेरी घरवाली ने मेरी दूसरी शादी फिक्स कराने का सोचा। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं अपने वाइफ को लेकर मेन मेंशन छोड़ के मैं अपना एक उस लैंड मेंशन को बनाया था। लेकिन फिर भी मेरी मदर वहीं पे नहीं रुकी। उनको लगता था कि मेरी वाइफ वो बच्चे कैरी नहीं कर सकती, इसीलिए उन्होंने तरह तरह की लड़कियों से मुझे मिलवाना शुरू किया। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता था कि वो लोग मेरी फैमिली है, कम से कम मेरे बारे में तो सोचे, लेकिन उन्हें तो बस अपना एक हायर चाहिए था। फिर मैं उन सब लोगों से अपने सारे कांटेक्ट को ख़त्म कर दिया। मैं अपने वाइफ को लेकर खुशी खुशी रहने लगा था। मुझे वो खुशी तो नहीं मिलता था जो मैं डिज़र्व करता था, जो मैं चाहता था, लेकिन मैं बस इसी सोच में रह रहा था कि मुझे अपने वाइफ को खुश करना है। वो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। वो मुझे अपने साथ रहने के लिए फोर्स करती थी। वो जो जो चाहती थी मैं वो सब कुछ देता था उसे। एक दिन उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मैं तब बहुत खुश हो गया था। कम से कम मेरे लाइफ में एक तो आ रहा है जो मुझे खुशी देने वाला है। कम से कम उस बच्चे के बहाने से ही मैं अपना खुशी ढूंढ रहा था। लेकिन मैं शौक तब हो गया जब उसने कहा कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं उसे मनाने की बहुत कोशिश किया। मैंने कहा कि इस बच्चे का ध्यान पूरा मैं रखूँगा, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसे अपने कैरियर की फिक्र था। मैं सोच ही नहीं सकता कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकता है। तुम भी तो एक माँ हो ना फिर। तुम सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे के लिए यहाँ चले आए थे, और वो तुम्हें पता है, वो डॉक्टर के पास मुझे बिना बताए चली गई थी अबॉर्शन कराने। भले ही उस वक्त उसके अबॉर्शन किया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर वेंचिंग ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि उस अबॉर्शन में खतरा है। अगर बच्चे को कुछ भी किया जाए तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर वेंचिंग ने उसे पूरा झूठ कह दिया था, क्योंकि डॉक्टर वेंचिंग वो भी मुझे समझती थी। हम दोनों एक ही साथ पढ़ते हुए आए थे, और शायद उसे चैंग से मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाता था। पता नहीं वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी या फिर कुछ और। जब मेरी वाइफ को पता चला कि वो इस बच्चे को नहीं गिरा सकती, तब पता है उसने क्या किया? उसने तरह तरह की मेडिसिन लेना शुरू किया ताकि ये बच्चा अपने आप बाहर आ जाए। वो बच्चे को मारने के लिए इतना ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि मैं एक दिन घर आया, मैंने देखा कि वो सोफे पर कूद रही है। अभी फर्स्ट
प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के 2 महीने ही हुए थे। इस टाइम में वो ऐसे कूद रही थी, मैं पूरा डर गया था। मैं जाके उसके पैर पे गिर गया कि प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन उसे बस इस बच्चे को मारना था। उसे अपने कैरियर की फ़िक्र था। उसने तरह-तरह की मेडिसिन लेने शुरू कर दिया। और तुम्हें पता है, मुझे बाद में जाके ये बात पता चला कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो इस बच्चे को नहीं मारना चाहता था। उसे मुझसे वो सारे सुख नहीं मिल पा रहा था, वो बस मेरे साथ पैसों के लिए थी, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था। वो मेरे प्रॉपर्टी से थोड़ा थोड़ा सा लेकर अपने बॉयफ्रेंड को देने लगी थी। और उसने अपने मॉडलिंग करियर के लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के लिए हमारे बच्चे को मारने की कोशिश किया था। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। वो बच्चे को तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें पता है, बच्चे को बर्थ देते देते वो खुद इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ये सब कुछ वो जो सारे पिल्स ले रही थी, सारे हर्ब्स ले रही थी बच्चों को मारने के लिए, उसी का नतीजा है। मैं सोच भी नहीं सकता कि एक माँ कैसे इतना नीचे गिर सकती है कि अपने कोख में पले बच्चे को खुद ही मारने के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, वो भी किसी पराये मर्द के लिए। जब मेरी फैमिली को पता चला कि उसने एक बेटा बर्थ दिया है, वो आयुआन को मुझसे दूर ले जाने के लिए तुले हुए थे। लेकिन मैं आयुआन को अपने से दूर कभी भी नहीं जाने देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आयुआन की बचपन भी वैसे गुजरे जैसे मेरे गुजरी है। वो मेरा बेटा है, मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था। मैं उसे वो सब कुछ देना चाहता था जो कि मुझे नहीं मिला था। तुम्हें पता है, मेरी बचपन बद से बदतर था। मेरी गलती बस ये था कि बचपन में मेरा जन्म एक अमीर खानदान में हुआ था। मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़ के चली गई थी। फिर मेरे फादर ने दूसरे शादी कर लिया। तब जाके मुझे पता चला कि मेरे फादर का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसकी वजह से हेक्वान मुझसे पहले इस दुनिया में चला आया था। और मेरी मदर को भी ये पता चल गया था, जिसके वजह से वो डिप्रेस रहने लगी थी। और एक वक्त ऐसा आया कि उसने ज़िंदगी से हार मान लिया। मुझे बचपन से ही सिखाया जाता है कैसे अमीर घर के बच्चे अच्छे से उठे बैठे, कैसे अच्छे बात किया जाए, कैसे बिजनेस को संभालना है। मुझे सब कुछ में परफेक्ट बनाया गया। लेकिन तुम्हें पता है, इस सब के चक्कर में मुझसे मेरे बचपन छीन लिया गया। मैं बस घुटता रहता था। मेरी मदर चली गई, लेकिन मैं अच्छे से रो भी नहीं पाया था। तब तक मेरी फादर दूसरी शादी करके चले आई थी। वो आकर मुझ पर धीरे धीरे ऐसा मुझे प्यार तो करती थी, लेकिन उसका प्यार मुझे स्लो टॉर्चर जैसा लगता था। मुझे हजम नहीं होता था वो प्यार। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अब्रॉड भेज दिया। उनको शायद डर था कि अगर मैं लैन एम्पायर को संभालने लगा तो फिर हैकोन का क्या होगा। उन्होंने हैकोन को अपने पास रखा। मेरी फादर ने कभी भी मेरी चिंता नहीं किया। वो बस मेरी ब्रदर हैकोन को लेके पड़े रहते थे पूरा दिन। मुझे देखकर कितनी तकलीफ होती थी कि मेरी फादर मेरा परवाह ना करके मेरे भाई को लेकर इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें पता है, अगर मुझे कभी भी चोट भी लग जाए ना, तो मुझे प्यार से गले लगाने की बजाय वो मुझे उल्टा डांट देते थे कि तुम्हें कैसे सिखाया जाता है, हाँ तुम अच्छे से चल भी नहीं सकते, ना ढंग का कुछ कर सकते हो, तुम्हें तो इस दुनिया में ही लाना चाहिए था। उस वक्त मैं पूरी तरह से टूट जाता था। जब मैं अब्रॉड में था तब मुझे पता चला कि मेरे फादर का डेथ हो गया है। उस वक्त मैं आया था यहाँ। मेरी फादर को देखने के बाद तुम्हें पता है, मैंने अब्रॉड में रहते हुए ही अपना एक बिजनेस ओपन किया था, जो आज मेरा खुद का कंपनी है। मैं लैंड कंपनी को कब का छोड़ चुका हूँ और मैं उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। लेकिन अगर आज हम नहीं गए ना, तो तुम्हें पता नहीं वो लोग कैसे हैं। हर रोज़ हमारे घर में आएंगे, हमें परेशान करेंगे। मुझे उन्हें बताना है कि मेरे पास तुम हो और आइंदा से उनमें से कोई मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे। वांग जी ये सब कहते कहते उसके आंखों के कोने में थोड़ा सा आंसू आ गया था। विंग वांग जी को आंसू को रोकता है, पोंछता है और फिर वांग जी को गले लगा लेता है। सच में विंग सोचता था कि उसका बचपन ही अच्छा नहीं था, लेकिन जब उसने वांग जी के बारे में सुना, उसे और भी बुरा लगा। कम से कम विंग के पास खेलने के लिए तो दोस्त था ना, बातें करने के लिए उसके ऑर्फेनेज के टीचर्स थे। ना ही विंग पर ज़बरदस्ती कुछ थोपा जाता था, ना ही विंग को ज़बरदस्ती कुछ कराया जाता था। लेकिन लंजा उसकी ज़िंदगी तो विंग से भी खराब था।
दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को हक करे रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वांग जी विंग को छोड़ता है और कहता है, विंग, अगर वो लोग तुम्हें कुछ भी कहना तो प्लीज़ उन्हें कुछ रिप्लाई मत देना। मुझे पता है मेरी स्टेप मॉम तुम्हें मनाने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें ये कहेंगे कि तुम बच्चों को और मुझे लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन विंग उनके बातों में तुम्हें ध्यान नहीं देना, समझे? विंग हमें अपना सिर हिला देता है। कुछ देर बाद कार ओल्ड लैंड मैंशन के सामने रुकती है। वांग जी विंग के साथ धीरे धीरे लैंड मैंशन में चला गया। वांग जी को ऐसे हालत में देखकर सब लोग एक पल के लिए शॉक हो गए थे, क्योंकि लैंड जी कितने सालों बाद वहाँ पैर रख रहा है, वो भी बिना बताए, और वो भी अपने साथ अपने पार्टनर को लेकर। हेक्वान ने सभी को पहले से बता दिया था कि वांग जी ने उसकी ही बच्चे के नैनी को अपना पार्टनर बनाया है। लैन ए जो कि वांग जी का स्टेप मदर थी, उसे पहले गुस्सा तो आया था कि वांग जी आखिर एक लड़की के साथ कैसे रह सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने विंग को ही अपना हथियार बनाने के लिए सोचा था। वो बस प्लान कर ही रही थी कि वो वांग जी के मेंशन में कैसे घुसे, कि इतने में ही वांग जी विंग को लेकर वहाँ चला गया था। लैनी कहती है वांग जी को, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? भूलिए मत कि ये मेरा भी घर है। आपसे पहले मुझ पर हक है इस घर का, इस घर पर मेरा हक है। लैनी वांग जी की तरह देखता है, एक स्मिक करती है और कहती है, अच्छा तो तुम ये निकले हैं, इसीलिए जब मैं तुम्हारी सारी लड़कियों से मिलाता था तब तुम वैसे मुंह बनाते थे। वैसे देखा जाए तो फिर तुम्हारी लाइफ पे हमें कोई परवाह नहीं, हमें बस अपना हायर चाहिए। तुम अपने बेटे को क्यों नहीं लाए? हाँ, कहाँ है वो? वांग जी लैनी की तरह देखता है और कहता है, मेरी बेटी के बारे में भूल जाइए, आज से आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सबसे आपका खुद का भी तो बेटा है ना, उसे कहिए ना कि वो बच्चा पैदा करे। मेरी बच्चों से, मेरी लाइफ से दूर रहना, और हाँ, खबरदार कभी भी अगर मेरे मेंशन में पैर रखा तो। वांग जी ने यह बात हेक्वान को देखकर कहा था, और लोगों के बीच काफ़ी बहसबाजी होता है। वांग जी वहाँ से चले आना चाहता था, लेकिन लैनी ने वांग जी से कहा कि तुम डिनर करके जाओ। वांग जी नहीं मान रहा था, लेकिन विंग ने वांग जी के हाथों को पकड़ा और कहा, प्लीज़ बच्चा एक बार। वांग जी विंग के कहने पर डिनर टेबल पर बैठ गया था। सभी लोग डिनर कर रहे थे। लैन ई जो कि विंग को बार बार देख रही थी, विंग को अजीब सा महसूस हो रहा था। वो नर्वस फील कर रहा था, लेकिन बार बार वांग जी उसके हाथों को पकड़कर उसे हिम्मत दे रहा था। वही वांग जी जो कि किसी की तरफ भी नहीं देख रहा था। फाइनली डिनर हो जाने के बाद लैनी विंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करने हैं। वांग जी कहता है, जो भी कहना है मेरे सामने कहिए। लैनी कहती है, क्यों, तुम उसे एक पल के लिए भी हमारे साथ नहीं छोड़ सकते क्या? वांग जी विंग कुछ कह पाता इससे पहले विंग वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, मैं चाहता हूँ। लैन विंग के साथ विंग को लेकर अपने कमरे में चली आई थी। वो विंग को एक चेयर देती है बैठने के लिए। विंग बैठता है। फिर लैनी कहती है, अच्छा तो तुमने मेरे बेटे को फंसाया है? हाँ। विंग कहता है, मैंने उसे नहीं फंसाया, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम भूलो मत कि तुम उसके बच्चे का नैनी हो। नैनी हुआ तो क्या हुआ, क्या नैनीस इंसान नहीं होते? क्या उन्हें प्यार करने का हक नहीं है? लैन पीछे के विंग की तरह देख रही थी और कह रही थी, हाँ, तुम्हारे जवाब सुन के ऐसा ही लगता है कि तुमने मेरे बच्चे को अच्छे से बचाया है। तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें उसे मनाना है इस मेंशन में आने के लिए। तुम्हें उसे मनाना है उसके बच्चे को लेकर यहाँ आने के लिए, उसके बच्चे को यहाँ भेजने के लिए। हम उसका दादा दादी है, मैं उसका दादी हूँ, सिजान उसका अंकल है। हम दोनों को भी हक है हमारे वांग जी के बच्चे को हमारे पास रखने का। विंग जो क्या गुस्सा हो गया था, वो कहता है, देखिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आईवान वांग जी का बेटा है, और वांग जी वो डिसाइड करेगा आईवान कहाँ रहेगा कहाँ नहीं। और ऐसे भी आईवान अभी 1 साल का भी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसे संभाल पाएंगे। लंजा उसे अच्छे से संभालता है, आईवान को किसी और की ज़रूरत नहीं है। लहनी कहती है, देखो मैं, लेकिन विन उसके बातों को काटते हुए खड़े हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने अगर आपको डिसरेस्पेक्ट किया तो, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप ये सोचिए ना, मैं बस लंजा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं,
मैं लंजा की वाइफ नहीं हूँ, उसकी बीवी नहीं हूँ जो कि उसके हर फैसला करे। उसका खुद का फैसला, उसका बच्चे का फैसला वो उसके खुद के ऊपर है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, लंजा मेरा वेट कर रहा है। ये कह के विंग वहाँ से निकल गया था वांग जी को लेकर। लैनी खुद भी विंग के पीछे पीछे चले आई थी। हैक्वान जो कि जाने से पहले विंग को गले लगाने जा ही रहा था कि वांग जी तुरंत विंग को अपने पास खींच लेता है और कहता है सोचना भी मत। और हाँ, मैंने जो कहा उम्मीद है कि सब लोग समझ गए। ये कह के वांग जी विंग को लेकर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी कार स्टार्ट करके थोड़ी दूर गया ही था कि उसने कार को रोक दिया। विंग जो कि जाके चुपचाप वांग जी को हग कर लिया। वांग जी को इस बार किसी की ज़रूरत थी जो कि वो उसे संभाल पाए, और फिलहाल उसके पास उसकी सबसे बड़ी ताकत विंग था। इस तरह हग करने के बाद वांग जी फाइनली कार स्टार्ट करते हैं। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी के एक हाथों को अपने हाथों में लिया हुआ था और वांग जी एक हाथों से स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहा था। दोनों अपना लैंड मेंशन पहुंच गए थे। जाने के बाद वांग जी आज पूरा दिन आयुआन को अपने साथ लगाकर रखा था। विंग जो कि फे को लेकर उन दोनों को देख रहे थे। वांग जी अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। देखते देखते ऐसे ही दिन निकल रहा था। वांग जी ने विंग से कहा था कि विंग हम शादी कर लें, लेकिन विंग ने वांग जी से कहा था कि बच्चे को थोड़ा सा बड़े हो जाने दो, फिर बच्चे भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। वांग जी विंग को अपने बारे में सब बता दिया था और वांग जी को विंग के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। वांग जी ने लिशवान के बारे में ही विंग को बता दिया था। विंग को पहले तो हैरानी हुआ था, लेकिन बाद में विंग ने कहा वैसे अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए मना करता, लेकिन जब तुमने कर ही दिया है तो फिर अच्छा ही किया है। उसे भी उस दर्द का एहसास होना चाहिए जो कि उसने मुझको दिया है। लिशवान को वांग जी अपने थर्ड टेस्टिंग के बाद उसे छोड़ दिया था। लिशवान जी से अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा था। वो विंग से माफ़ी तो मांगना चाहता था, लेकिन उसका हालात अब ऐसा हो गया था कि वो इस हालत में विंग के सामने कैसे जाए और उसे माफ़ी मांगे, जब उसने जिस बात के लिए विंग को इतना बड़ा सजा दिया था। आज वो खुद उसी प्रॉब्लम से, उसी तकलीफ से जूझ रहा था। उसे अब बराबर समझ में आ रहा था कि विंग के साथ उसने कितना गलत किया था। बच्चे अब 2 साल के थे। आज बच्चों का सेकंड बर्थडे था। आयुआन और फे का बर्थडे एक ही दिन में रखा गया था। बर्थडे हॉल को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। आयुआन और फे जो कि अब चल सकता था, अब सब कुछ समझने लगा था, यहाँ तक कि वो तो थोड़ा थोड़ा करके बात भी कहने लगा था। विंग ने बहुत अच्छी परवरिश दिया था अपने दोनों बच्चों को। पार्टी में सारे लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे। वांग जी ने अपने फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट नहीं किया था, फिर भी वो लोग आ गए थे, लेकिन वो लोग वांग जी के डर से कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे या फिर विंग के साथ बातें नहीं कर पा रहे थे। वो बस दूर से ही पार्टी को देख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। फाइनली बर्थडे का केक कटिंग हो गया और बच्चे इन्जॉय कर रहे थे। बच्चे अपने चैंग अंकल और विंचिंग आंट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोनों बच्चे चैंग अंकल और विंचिंग आंट के साथ एंजॉय कर रहे थे। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है, अपने दोनों बच्चों को देख रहा था और तभी विंग के कानों में कहते हैं शादी करे क्या विंग। विंग जो कि हैरान होकर वांग जी को देख रहा है और कह रहा है ठीक है कर लेंगे, लेकिन अब तो बच्चों का पार्टी है, कम से कम इसे तो एंजॉय करो। वांग जी कहता है कैसा होगा अगर बच्चों को डबल खुशी मिले। विंग वांग जी की तरफ देखते हैं और कहता है हाँ, एक तो 25 बच्चों का बर्थडे है, पर तुम सोचो ना उसके ऊपर अगर हम दोनों ने आज ही शादी किया तो बच्चों को तो डबल खुशी मिलेगा ना। वैसे भी तुमने कहा था कि बच्चे जब तक समझदार नहीं बनते, और तुम तो जानते ही हो हमारे बच्चे कितने ज़्यादा समझदार है। उन्हें अब ये सारे चीज़ों के बारे में समझ में आने लगा है। तुमने देखा नहीं था 2 महीने पहले जब चैंग और विंचिंग की शादी हुआ था, तब बच्चे कितने ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वही कहता है लेकिन इस वक्त कुछ भी प्रिपेयर नहीं है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं हूँ ना तुम्हारा हैंडसम हस्बैंड। 10 मिनट के अंदर वांग जी ने सब कुछ डेकोरेट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो वांग जी ने काफ़ी पहले से इन सब का प्लान करके रखा था।
साथ ही साथ चैंग और वेनजिंग भी वांग जी का मदद कर रहा था। विंग को अब समझ में आया था कि ये सब कुछ वांग जी का ही प्री प्लान था, जिनमें वेनजिंग और जियांग चैंग भी शामिल था। प्रीस्ट वहाँ आ जाते हैं। विंग के लिए वांग जी ने पहले से ही एक ड्रेस बनवा के रखा था और विंग के मैचिंग खुद के लिए भी ड्रेस बनवाया था, जहाँ तक कि उसने बच्चों के लिए भी कपड़े बनवा के रखे थे। विंग को तो पता ही नहीं चला कि विंग के नाक के नीचे वांग जी कब ऐसे तैयारी करने लगा। विंग तो पूरा दिन ऑफिस के टाइम को छोड़कर वांग जी के साथ रहता है। इसका मतलब वांग जी ने ऑफिस के टाइम में ही ये सब कुछ डिसाइड किया है। वांग जी विंग को उसका ड्रेस देता है और कहता है जाओ चेंज करके आ जाओ। वांग जी वेनजिंग को और एक नानी को और एक सर्वेंट को कहते हैं कि बच्चों को रेडी करते। वांग जी ने फे के लिए एक प्रिंसेस गाउन और आईवान के लिए एक प्रिंस का ड्रेस खरीदा था, जो ड्रेस और वेनजिंग के हाथों में देकर कहते हैं कि उसे रेडी करके लाओ। वेनजिंग क्योंकि बच्चों को रेडी करने के लिए चले गए थे, दूसरी तरफ वांग जी खुद भी जाके रेडी हो रहा था। जियांग चैंग ने वांग जी ने सबको अनाउंस कर दिया था, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कोई भी आज इस पार्टी में आए हैं, पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, सभी के लिए हमारे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे दोनों बच्चों का बर्थडे है। इसके साथ साथ हमने एक और प्लान किया है। आज मैं और मेरे पार्टनर विन सबके सामने एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं। सभी लोग हमें ब्लेसिंग दीजिएगा और हाँ, खाना एंजॉय कीजिएगा। कुछ ही देर बाद हमारी वेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तब तक के लिए आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। ये कह के वांग जी ने डीजे बजवा दिया था। सभी लोग डीजे में एंजॉय कर रहे थे और उधर वेओंग जी पर उसके फैमिली रेडी हो रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद वेओंग जी एक साथ खड़े थे। इन दोनों के सामने प्रीस्ट खड़ा था। प्रीस्ट दोनों को हाउस लेने के लिए कहते हैं। वांग जी वेओंग दोनों एक साथ कहते हैं, मैं लाइफ में, डेथ में, अमीरी में, गरीबी में, अच्छे सेहत में, पोर हेल्थ में, सब कुछ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। मैं हर टाइम तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। वांग जी विंग से देखता है और कुछ और ऐड कर देता है। वांग जी विंग को देख कर कहता है, जिस दिन तुम मेरे लाइफ में आए थे, मुझे उसी दिन सच्चे प्यार का मतलब पता चल गया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा, मेरे दोनों बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना पड़े। विंग जो कि खुद ही वांग जी की तरह देखता है और कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी से हार मान लिया था। मैंने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। मेरे बच्चे को अपने फादर का भी प्यार मिलेगा। थैंक यू लंजा, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी फे को एक्सेप्ट करने के लिए, हम दोनों को एक नई ज़िंदगी देने के लिए, एक नई उम्मीद देने के लिए। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर अपने वेडिंग भाउस डे पर वेडिंग कंप्लीट करते हैं। फिर जाकर दोनों एक दूसरे को गो करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को गो करते हैं और फिर एल्डर्स के नाम पे लैंग की और लैंग सिचन ही थे उन दोनों के पास। ना चाहते हुए भी वांग जी और विंग को दोनों के पास जाना पड़ता है। वो लोग भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक तो वो लोग पब्लिक में थे और तो भी लैंड हाउस का पार्टी था। अगर किसी ने भी कुछ कह दिया तो चारों तरफ यह अखबार उठ जाएगा और फिर यही ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा कि मैडम लैन अपने स्टेप सन को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। उनके पास भी ये शादी को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वैसे भी वांग जी के लाइफ में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें तो बस आईवान चाहिए था, जो कि उन्हें मिलने से रहा। रात के टाइम पे वेनजिंग और जियांग दोनों ही फे और आईवान का ध्यान रख रहे थे। विंग और वांग जी अपने वेडिंग हॉल में था, अपने वेडिंग मना रहा था। दोनों ने इससे पहले भी काफ़ी कुछ किया है, लेकिन ये कुछ अलग ही एहसास था। दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से महसूस कर रहे थे। सुबह के टाइम वांग जी थे और आईवान को विंग के पास ला कर देता है। विंग जो कि दोनों बच्चों को बेहद प्यार करता है, जी फ्रेश होकर आता है और फिर बेड पर अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर खेलने लगते हैं। विंग जो कि खुद भी बेड पर बैठा हुआ था, दोनों बच्चों को और वांग जी को देख रहा था। वो आपके पास्ट को रिकॉल करता है और फिर अपने प्रेजेंट की तरह देखता है, जो कि बेहद खूबसूरत था। विंग को बस यही चाहिए था, इससे ज़्यादा विंग को और कुछ भी नहीं चाहिए। उसका पूरा फैमिली उसकी आंखों के साथ है।
वो अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ है। इससे बड़ी बात विंग के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं विंग अपने पास्ट को थैंक यू कर रहा था, क्योंकि उसे पास्ट की वजह से उसे वांगजी मिला था और आई-1 मिला था। वांगजी जो कि विंग के साथ एक क्वेश्चनर लुक के साथ देख रहा है कि क्या हुआ। विंग पर थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने सिर को नाम में हिला देता है। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो तो मेरे पुराने स्टोरी पर भी विज़िट करना, मेरे फर्स्ट चैनल पर। वहाँ काफ़ी सारे फैन फिक्शन मैंने शेयर किया है। आई होप कि वो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सब लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा बाय।